रात के ठीक 2 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था, जिसे कभी कभार किसी आवारा कुत्ते का भौंकना या दूर चलती ट्रेन की धीमी आवाज़ ही तोड़ पाती थी। अविनाश अपने छोटे से अपार्टमेंट में गहरी नींद में सोया हुआ था जब उसका फ़ोन तेज़ी से बज उठा। अविनाश चौंक कर उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कॉल उठाई। हेलो। अविनाश की आवाज़ नींद में डूबी हुई थी। दूसरी तरफ से एक धीमी सांस लेती हुई आवाज़ आई। अविनाश, मैं फंस गया हूँ, जल्दी आओ, पुरानी मील। कौन बोल रहा है? कौन सी मील? अविनाश ने पूछा। आवाज़ और भी धीमी हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। बचाओ, वो आ रहा है, मौत का साया। इतना कहकर कॉल कट गई। अविनाश का दिल जोरों से धड़क रहा था। आवाज़ जानी पहचानी नहीं थी, पर उसमें एक भयानक दर्द और दहशत थी। उसने तुरंत अपनी घड़ी देखी। रात के 2:15 हो रहे थे। अगले ही पल उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाला वही अनजान नंबर था। मैसेज में बस इतना लिखा था, अविनाश, यह तुम्हारा अंत है, तुमने एक गलती की है। अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। उसने क्या गलती की थी? उसने किस पर विश्वास किया था? हिम्मत जुटाकर अविनाश ने अपनी जैकेट पहनी, टॉर्च उठाई और अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर शहर के बाहरी इलाके में स्थित बंद पड़ी राकेश टेक्सटाइल मिल की ओर निकल पड़ा। यह मिल वर्षों से वीरान थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि मिल के मालिक राकेश ने कई साल पहले यहीं आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा भटकती रहती है। रात के सन्नाटे में मिल की विशाल टूटी फूटी इमारत किसी दानव की तरह खड़ी लग रही थी। लोहे के गेट पर जंग लग चुका था। अविनाश मिल के परिसर में घुसा। हवा में धूल और पुरानी मशीनरी की बदबू थी। उसकी टॉर्च की रोशनी बड़ी बड़ी खामोश पड़ी मशीनों पर नाच रही थी, जिसे लंबी डरावनी परछाइयाँ बन रही थी। तभी उसे जमीन पर कुछ दिखा, खून का एक छोटा सा धब्बा। अविनाश ने घबराकर चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वह पहली मंजिल पर पहुंचा। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। बार बार पीछे मुड़ने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह महसूस कर सकता था एक ठंडी भारी मौजूदगी, जिसे लोग मौत का साया कहते हैं। अविनाश दूसरी मंजिल पर गया। यह जगह पहले से ज़्यादा अंधेरी और डरावनी थी। यहाँ धूल की मोटी परत थी। एक कोने में एक पुरानी मेज पर एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी थी। अविनाश ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, राकेश। यह मिल के मालिक की डायरी थी। जैसे ही अविनाश ने डायरी खोली, उसे पीछे से एक भयानक आहट सुनाई दी। उसने डायरी को छाती से लगाया और तुरंत पढ़ने लगा। आज अविनाश ने मुझे धोखा दिया। मेरे बिजनेस का सारा राज उसने अपने फ़ायदे के लिए लीक कर दिया। मैं बर्बाद हो गया हूँ। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं इस मील में मर रहा हूँ, पर मैं कसम खाता हूँ कि मेरी मौत का साया अविनाश का पीछा करेगा। वह भी दर्द में मरेगा जैसे मैं मर रहा हूँ। अविनाश के हाथ कांपने लगे। उसे अब सब याद आया। 10 साल पहले अविनाश एक युवा महत्वाकांक्षी कर्मचारी था, जिसने राकेश की कंपनी के गुप्त दस्तावेज चुराकर बाजार में लीक कर दिए थे, जिससे राकेश को भारी नुकसान हुआ था और आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली थी। अविनाश ने उस घटना को भुला दिया था, पर उस रात की कॉल और यह जगह सब उसी अतीत से जुड़ी थी। अविनाश ने जैसे ही डायरी बंद की, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और फिर बुझ गई। गहरे अंधेरे में उसे अपने सामने एक आकृति दिखाई दी। लंबी काली धुंधली, यह मौत का साया था। तुम यहाँ क्यों आए अविनाश?
साये की आवाज़ कमज़ोर और हवा जैसी थी, पर अविनाश के कान के पर्दों को चीर रही थी। तुमने सोचा था कि तुम भाग जाओगे? धोखा देने वाले की सज़ा मौत है। अविनाश डर से चिल्लाया। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने एक गलती की थी। माफ़ी? साया हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ पीड़ा थी। तुम्हारा अंत आ चुका है। साया अविनाश की ओर तेजी से बढ़ा। अविनाश को लगा कि वह जम गया है। तभी उसकी नज़र मेज के पास पड़े एक भारी लोहे के रोड पर पड़ी। अंतिम प्रयास में अविनाश ने रोड उठाई और पूरी ताकत से साये की ओर फेंकी। रोड साये के बीच से गुजर गई, जैसे वह सिर्फ हवा का एक झोंका हो। साया अब बिल्कुल उसके पास था। अविनाश ने अपनी आंखें बंद कर ली और चीखने ही वाला था, तभी साया अचानक रुक गया। साये की आवाज़ अब थोड़ी स्पष्ट थी। तुम अब भी उसे याद करते हो? अविनाश ने धीरे से आंखें खोली। साया, जो अब राकेश की धुंधली छवि जैसा दिख रहा था, डायरी को घूर रहा था जो जमीन पर गिर गई थी। राकेश, मैंने तुम्हारी मेल को बर्बाद किया, पर मैंने तुम्हारी बेटी नीना को कभी नहीं छोड़ा। अविनाश धीरे से बोला। तुम्हारी मौत के बाद नीना अकेली पड़ गई थी। मैंने उसे सहारा दिया, उससे शादी की। मैंने उस पाप का पश्चाताप करने की कोशिश की। राकेश का साया शांत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। नीना? साया फुसफुसाया। वह अब खुश है ना? हाँ, अविनाश ने कहा, वह खुश है। मैंने तुम्हारी जगह ले ली है, पर एक पति के रूप में, एक जिम्मेदार इंसान के रूप में। अचानक साया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। यह कमज़ोर होता गया, जैसे उसे मुक्ति मिल रही हो। गलती, सज़ा, माफ़ी, राकेश के अंतिम शब्द थे। साया पूरी तरह से गायब हो गया। मील की नीरवता लौट आई। अविनाश ने ज़मीन से डायरी उठाई। सुबह के 4 बज चुके थे। बाहर हल्का उजाला होने लगा था। वह जानता था कि वह अनजान फ़ोन कॉल, वह खून का धब्बा और वह साया, यह सब उसके अतीत का बोझ था। शायद वह फ़ोन कॉल राकेश के अंतिम क्षणों का था। बस एक गूंज था जो अविनाश के दोषी मन ने बुलावा मान लिया था। वह साया अविनाश के अंदर का डर था, उस अपराध बोध का साया जो 10 साल तक उसका पीछा कर रहा था। वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपनी पत्नी नीना के पास पहुंचा और उसे गले लगाया, तो उसे लगा कि अब वह उस मौत के साए से सचमुच आज़ाद हो गया है।